अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट में देखा था वल्वा की डिजीज़ को पढ़ा था हमने, जो यहाँ पे नीचे की स्किन में कोसा होती है लाइनिंग, और यहाँ पे वेजाइना हमने देख लिया था। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ द नेक ऑफ द यूट्रस। ये कह सकते हैं कि यूट्रस इज़ इटसेल्फ अ बॉडी, और नीचे जो है सर्विक्स जो है ये इसकी नेक है। ठीक है, अब जो सर्विक्स होता है ना, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सो सर्विक्स होता है और एंडो सर्विक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास जंक्शन होता है। दिस इज़ द एंडो सर्विक्स अंदर की तरफ, एंड दिस इज़ द एक्सो सर्विक्स बाहर की तरफ। ठीक हो गया। अब ये जो एक्सो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स का जंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। क्यों? क्योंकि एंडो सर्विक्स में कौन से सेल्स होते हैं? कोलमनर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, बड़े कर दिए मैंने। कोलमनर सेल्स होते हैं, और जो एक्सो सर्विक्स होता है उसमें हमारे स्क्वेमस सेल्स होते हैं। ठीक है, तो स्क्वेमस सेल्स जो है वो दीज आर इन द एक्सो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स में कोलमनर सेल्स हैं। तो इनके जंक्शन को हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन, या दूसरा नाम इसको हम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। अब बात याद रखने वाली ये है कि ह्यूमन हर्पीज़ वायरस, जो हमने पीछे भी इतनी दफ़ा देखा, कोंडालोमा बना रहा था, कार्सिनोमा कॉज कर रहा था, उसको ये स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन सर्विक्स का बहुत पसंद है। वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे फिर कैंसर कॉज करने में जो है टेक पार्ट करता है सर्वाइकल का। सो सर्विक्स में क्या है? इट इज़ द नेक ऑफ द यूट्रस, और इसकी जो है एक्सो सर्विक्स होता है और एंडो सर्विक्स होता है। जब हम वेजाइनल एग्जाम कर रहे होते हैं तो हमें एक्सो सर्विक्स सिर्फ नज़र आ रहा होता है, एंडो सर्विक्स अंदर की तरफ होता है। एक्सो सर्विक्स की कौन सी लेयर होती है? नॉन क्रेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, जो बाहर की तरफ होती है। और एंडो सर्विक्स में कौन सी लाइनिंग होती है? सिंगल लेयर ऑफ कोलमनर सेल्स। इनके जंक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स के ट्रांसफॉर्मेशन जोन या स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। अब ह्यूमन हर्पीज़ वायरस के बारे में वो बता रहे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीएनए वायरस होता है, मीन्स दैट ड्यूरिंग इंटरकोर्स इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर पर्सन। ठीक है, लोअर जेनिटल ट्रैक को ये इफेक्ट करता है, स्पेशली जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है वहाँ पर। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया इट्स फेवरेट साइड। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन जो होता है वो इरेडिकेटेड होता है बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर तो वैसे तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद ये ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन अगर परसिस्ट करे तो उसकी वजह से फिर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया स्टार्ट कर देता है, विच इज़ एक्चुअली द सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया अगेन टेलिंग कि अगर ये हमारे पास एपिथेलियम है और ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर तक ऐसे सेल्स आपको कैंसर सेल्स अजीब किस्म के नज़र आ रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तक, दैट इज़ एक्चुअली द सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, रिस्क जो होता है सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया का डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इफेक्ट कर गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाई रिस्क होते हैं वो 16 और 18 होते हैं, और जो लो रिस्क होते हैं वो 6 और 11 होते हैं। तो अगर किसी बंदे को 16 और 18 का इन्फेक्शन होगा तो वो हाई रिस्क केस होगा कैंसर का, और अगर 6 और 11 इफेक्ट करते हैं तो वो छोटा मोटा कोंडालाइमो बना लेगा या इस तरह से कुछ। ठीक है, हाई रिस्क जो एचपीवी होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस क्या करते हैं, किस तरह से कैंसर कॉज करते हैं? आपने पढ़ा भी होगा पैथो में कि E6 और E7 प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करती हैं, ये हमारे P53 और हमारी RB प्रोटीन को जाके डैमेज करती हैं। और आपको पता है P53 और RB ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा और कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पैथोलॉजी है। ये इन्होंने दरअसल ये पिछली वाली मैंने पिक्चर्स आपको नहीं दिखाई थी। दिस वाज द एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस कैन बी योर MCQ के ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी जाने से बाहर आ रहा है तो वो क्या चीज़ है। ठीक है, ये मुझे लाइक आया था MCQ ये वाला। और एक्स्ट्रा मेमोरी पेजर्स डिजीज़ जो है ना, ये इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है। इसके वो जो एपिथेलियल कैंसर टाइप होता है। जब हम सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेल को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्ट करेगा तो कैसे पता चलेगा? उसके अंदर कॉइलोसाइटिक चेंज आया होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसमें कॉइलोसाइटिक चेंज मिलता है। ठीक है, और डिसऑर्डर सेलुलर मैच्योरेशन होती है, न्यूक्लियर एटीपिया होता है, मेटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है सर्वाइकल एपिथेलियम में। इसको हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी एपिथेलियम इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अगर तो हमारी एपिथेलियम जो है वो 1/3 इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ होल एपिथेलियम। ठीक है, आप सोच लें कि दिस इज़ द होल एपिथेलियम, यहाँ तक हमारी एपिथेलियम है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द एपिथेलियम। तो इसकी अगर तो हमारी एपिथेलियम को उसने 1/3 इन्वॉल्व किया हुआ है, 1/3। ठीक है, तो डेट इज़ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 1। अगर उसको 2/3 इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो डेट इज़ हमारे पास सर्वाइकल एपिथेलियम इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 2। ठीक है, अगर उसको उसने जो है
तकरीबन तकरीबन सारा ही इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन पूरा अभी इन्वॉल्व नहीं किया। दैट इज़ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 3, ठीक है। और अगर सारी की सारी एपिथेलियम फुल थिकनेस ऑफ एपिथेलियम में कैंसर बढ़ गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन तक, तो दैट इज़ सर्वाइकल, ये हमारे पास होगा कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल टाइप 1, 2, 3 एंड कार्सिनोमा इन सीटू में क्या होता है। टाइप 1 में वन 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 हाफ 1/3 से कम होता है, ठीक है। टू में क्या होता है, 2/3 से कम होता है। थर्ड 3 में क्या होता है, स्लाइटली लेस देन इंटायर थिकनेस होता है। और कार्सिनोमा इन सीटू में इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये हमारे पास इसी फैशन में ग्रो करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से इन्वेसिव, ठीक है। कार्सिनोमा इन सीटू फिर वो इन्वेसिव हो जाता है, मीन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक हो गया। वैसे तो कहते हैं कि 3 तक पहुंच के खुद ही जो है ना ये रिग्रेस कर जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया होगा, जितने सेल्स आपको कैंसरस नज़र आएंगे, उतने उसके चांसेस होंगे कि वो कार्सिनोमा की तरफ जाए, ठीक है। और जितना उसका डिस्प्लेजिया कम होगा उतना वो नॉर्मल की तरफ वापस आएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन के वेदर द सेल्स आर डिस्प्लास्टिक, हाउ मच दे आर डिस्प्लास्टिक, उसकी बेसिस पे उसकी स्प्रेड होगी। नेक्स्ट इज़ द सर्वाइकल कार्सिनोमा। ऊपर हमने देखा है कि वो अभी तक हमारे एपिथीलियम तक जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ही सारा कैंसर था। अब इन्वेसिव कार्सिनोमा में क्या होगा कि एपिथीलियम को कैंसर सेल्स जो है इन्वेड करके बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड में जाएंगे, वहाँ से पूरी बॉडी में फैलेंगे। तो दिस इज़ द सर्वाइकल कार्सिनोमा, इन्वेसिव कार्सिनोमा, जो सर्वाइकल एपिथेलियम से अराइज करता है। ज़्यादा 40 to 50 ईयर्स की जो वुमेन होती हैं उनमें कॉमन होता है। अब ये वुमेन कैसे आएंगी ओपीडी के अंदर, विजाइनल ब्लीडिंग के साथ आएंगी। पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग मीन्स दैट आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग के साथ आएंगी, ठीक है। मतलब वो कहेंगी कि आफ्टर इंटरकोर्स इट स्टार्ट्स टू ब्लीड, उसके बाद सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा होगा। और रिस्क फैक्टर जो है, की रिस्क फैक्टर जो है वो क्या होता है इसका, सर्वाइकल कार्सिनोमा का, ऑब्वियसली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एससीक्यू भी है कि स्मोकिंग होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। कि सर्वाइकल जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी में तो वैसे ही वायरसेस बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन सब टाइप्स जो सर्वाइकल कार्सिनोमा के होते हैं वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ऑब्वियसली। मतलब कि हमने देखा है कि ऊपर वाली सॉरी सर्विक्स जो है वो एक्चुअली हमारी होती है कोलमनर वाली, और नीचे वाली वजाइना सॉरी सर्विक्स जो होती है वो हमारी स्क्वेमस होती है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो ज़्यादातर डेवलप होता है, लेकिन 15% केसेस में कभी कभार एडिनो कार्सिनोमा भी डेवलप हो जाता है, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। दोनों जो है, दोनों में क्या होता है, दोनों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। एडवांस ट्यूमर्स जो होते हैं वो हमारे पास इंटीरियर यूट्राइन वॉल को जो है ना पेयर्स करते हैं, वहाँ से इन्वेड करके ब्लैडर में आ जाते हैं। ब्लैडर में आके यूरेटर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये कहानी ये होती है दरअसल कि आगे की तरफ आपको पता है ये दिस इज़ योर ब्लैडर, और उसके पीछे इज़ योर एक्चुअली द विजाइना टाइप वो सारा कुछ, ठीक है, यूट्रस, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ब्लैडर्स के साथ ही जो है ना यूरेटर्स लगे होते हैं ना, इधर ऐसे करके, और यूरेटर्स के ऊपर क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। अब होगा क्या कि यूट्रस में से ये सर्विक्स है नीचे वाला रीजन, यहाँ से कैंसर इन्वेड करेगा, ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर में आके यूरेटर्स को ब्लॉक करेगा, यूरेटर्स को जो ब्लॉक कर देगा, किडनी में सारा का सारा यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, किडनीज़ का साइज़ बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और पेशेंट्स जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रीनल फेलियर की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो जाती है सर्वाइकल कार्सिनोमा की। स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बाहर के कंट्रीज़ में तो इसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर होती रहती है और वो चेक करते रहते हैं, कोइलोसाइट्स जो है वो उनकी स्क्रीनिंग होती रहती है कि वो बने तो नहीं है, कैच करते हैं डिस्प्लेसिया के लेवल पे, ताकि वो आगे प्रोग्रेशन ना हो जाए, C1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एवरेज जो है टेक्स 10 to 20 ईयर्स के, जिसमें 20 सालों में इसको प्रोग्रेशन में होता है। तो स्क्रीनिंग हम वो जो करते हैं वो 21 साल में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और हर साल करते हैं, ताकि पता चल जाए कि कोई ऐसा डिस्प्लेसिया वगैरह है तो शुरू में ही उसको ट्रीट कर लिया जाए। तो उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट होता है, दैट इज़ अ पैप स्मीयर। क्या होता है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है ना जो हमने देखा था, वहाँ से ना हम ब्रश डालते हैं, ठीक है, और वहाँ से सेल्स को जो है ना स्क्रैप करके बाहर निकालते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में अगर तो कैंसर होता है तो हमें डिस्प्लास्टिक सेल्स नज़र आ जाते हैं, जो कि लो ग्रेड हो सकते हैं, हाई ग्रेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने आपको बताया कि उसकी कौन सी स्टेज है। हाई ग्रेड होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे डार्कर, मतलब उनके अंदर कोइलोसाइटिक चेंज आया होगा, तो डार्कर न्यूक्लियस होंगे उनके, ठीक है, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियोज जो है वो भी हाई होंगे। और पैप स्मीयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो सक्सेसफुल जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट है सो फॉर। So this is actually the human papillomavirus causing the cervical cancer in the transformation zone. These are actually the lesions caused by the HPV infection. 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा और इन्वेसिव में क्या होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया कि 1 में क्या होगा, 1/3 से कम एपिथेलियम पर्पल हुई हुई है ना, ये वाली आपको कैंसर सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 1/3 से कम होगा, 2 में क्या होगा, 2/3 से कम होगा, 3 में क्या होगा कि आपकी जो है तकरीबन सारी एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी और जो कार्सिनोमा इन सीटू होगा उसमें फुल थिकनेस एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी, इन्वेसिव में वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये होती है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्पेकुलम लेते हैं, उससे हम विजाइनल वॉल्स को सेपरेट करते हैं, उसके अंदर स्वैब जो है वो इंसर्ट करते हैं विजाइना में और वहाँ से सर्विक्स के अंदर से सेल्स कलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन से। फिर हम सेल्स के सैंपल्स को जो है पैथोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वालिसाइटिक चेंज है या क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, इसमें भी स्पेकुलम से विजाइनल वॉल्स को सेपरेट करके सर्विक्स को क्लीन करते हैं। डॉक्टर जो है वो कोलोनोस्कोप से अंदर देखता है टू द सी द विजाइना सर्विक्स एंड द वल्वा और देखता है कि कोई सेल चेंजेस ग्रोथ एंड इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गई। ये पैप स्मीयर के बाद करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जिसमें यहाँ पे क्या है, कोलमनर सेल है, दीज आर द स्क्वेमस सेल्स, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, दीज आर एक्चुअली द कॉइलोसाइट्स विच आर सीन इन द पैप स्मीयर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पैप स्मीयर से क्या होता है कि पैप स्मीयर जो स्क्रीनिंग होती है आपको पता है उससे क्या होता है, रिडक्शन इन द मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी हो जाती है। सीमेंट में भी हम पढ़ते होते हैं ना, स्क्रीनिंग करवाते हैं ताकि मरे कम लोग, ठीक है, मरे कम। उसके बाद सर्वाइकल कार्सिनोमा जो होता है ये हमारे पास पहले तो बहुत ज़्यादा कॉमन था लेकिन अब जो है इसी स्क्रीनिंग की वजह से कम हो गया। वो वुमेन जो इन्वेसिव जो है वो करती हैं, मतलब इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा उनके अंदर होता है, वो वही होती हैं जो स्क्रीनिंग नहीं करवाती, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो नॉर्मल पैप स्मीयर आता है तो उसके बाद हम कन्फर्मेटरी कोलोनोस्कोपी करते हैं, जो मैंने आपको बताया, उसमें हम सर्विक्स को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं, तो बायोप्सी करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि हम कैसे देखते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं पैप स्मीयर की कि इनएडिक्वेट सैम्पलिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशन जोन से, मतलब कभी कभार हमारी जो है वो उससे फॉल्स नेगेटिव स्क्रीनिंग आ जाती है और लिमिटेड एफिकेसी होती है इन स्क्रीनिंग फॉर द एडिनो कार्सिनोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडिनो कार्सिनोमा अगर होता है ना तो पैप स्मीयर उसको नहीं मतलब देख सकता ना, क्योंकि स्क्वेमस नहीं है, मतलब स्क्वेमस सेल से नहीं राइज किया हुआ, ठीक है। इस वजह से जो अगर वो फीमेल जिनको एडिनो कार्सिनोमा हो और उनको हम पैप स्मीयर से स्क्रीन कर रहे हो तो उसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनको कैंसर है, हालांकि एडिनो कार्सिनोमा उनको हो सकता है। तो इस वजह से पैप स्मीयर जो है वो एडिनो कार्सिनोमा को डिटेक्ट नहीं कर सकता, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के इम्यूनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव होती है। अगर हम ट्रीटमेंट करना हो तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो हमें करवानी होती है, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होती है, 6, 11 और 16 और 18 को कवर कर रही होती है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे पर डायरेक्ट करती है अगेंस्ट 6 एंड 11 और प्रोटेक्ट करती हैं कॉन्डेलोमास के अगेंस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। और जो 16 और 18 होंगी वो हमारे पास प्रोटेक्ट करती हैं कार्सिनोमा के अगेंस्ट, ठीक है। और CIN, ठीक है, सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल न्यूप्लेजिया के अगेंस्ट। प्रोटेक्शन कितने सालों तक रहती है वैक्सीन की, 5 सालों तक, ठीक है। पैप स्मीयर्स आर स्टिल नेसेसरी। ये नहीं है कि आपने जो है वो वैक्सीन लगवा ली है और आप जो है ना आप कहीं आराम से बैठ जाएं, अब तो स्क्रीनिंग करवाने का फ़ायदा ही नहीं है, मतलब स्क्रीनिंग नहीं करवानी पड़ेगी आपको, जो है स्क्रीनिंग फिर भी करवानी पड़ेगी, पैप्स जो है पैप स्मीयर्स फिर भी करवाने का पड़ेंगे वैक्सीन के भी कर बाद, क्योंकि वैक्सीन तो सिर्फ 6, 11, 16 और 18 को कवर कर रही है ना, बाकी हमारे जो खतरनाक वाले और भी पड़े हुए हैं 31 और 33 फॉर एग्जांपल, इसकी तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, तो स्क्रीनिंग फिर भी करवानी पड़ती है, ठीक हो गया। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट से इनको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द बिल्कुल अंदर वाली यूट्रस की जो लाइनिंग होती है। सबसे पहले हमने जो है ना क्या पढ़ा था, हमने वल्वा पढ़ा था, फिर विजाइना पढ़ा, सर्विक्स पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूट्रस, जिसकी बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग जो होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद हमारी होती है मायोमेट्रियम और फिर होती है बाहर वाली पेरीमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होती है ये हमारी म्यूकोजल लाइनिंग होती है यूट्राइन कैविटी की। मायोमेट्रियम जो होती है ये स्मूथ मसल बॉल की बनी होती है और जो हमारे पास होती है पेरीमेट्रियम तो वो उसको लाइन कर रही होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होती है ये वाली, दिस इज़ अ हार्मोनली सेंसिटिव लेयर। इसमें ये देखें जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी ये नीचे मायोमेट्रियम दिखाई हुई है, दिस इज़ द एंडोमेट्रियम, जिसमें बेजल लेयर होती है इसकी एक और ऊपर इसकी फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है। फंक्शनल लेयर के अंदर क्या होते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं और इर्द गिर्द क्या होते हैं, स्ट्रोमा होता है,
ठीक है, एंडोमीट्रियल ग्लैंड जो स्ट्रोमा होता है। और आपको पता है कि ये जो हमारी मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, ये ग्रो करती है ऊपर वाली लेयर, फंक्शनल लेयर, और इसके अंदर वो सारी वो बेबी के लिए जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू। ठीक है, तो पहले कौन सी फेज़ होती है, प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है जिसमें ग्रोथ होती है एंडोमीट्रियम की। फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इसको प्रिपेयर करता है एंडोमीट्रियम को फॉर द इम्प्लांटेशन, जो कि सेक्रेटरी फेज़ होती है। और उसके बाद हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, अगर ओवुलेशन मतलब वो नहीं होती, हमारे पास फर्टिलाइजेशन, तो ये ऊपर वाली लेयर सारी ख़त्म हो जाती है, फंक्शनल लेयर, नीचे बेसल लेयर रह जाती है फिर। और क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये शेड कर जाती है। तो ये आपकी बुक में बेसिक प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है, इसको आपने रीड कर लेना। नेक्स्ट हम एशरमैन सिंड्रोम से स्टार्ट करते हैं।